ये विश्लेषण दरअसल हमारे देश पे आए साइबर खतरे से जुड़ा है, जिसकी वानगी इन दोनों आपने देखी होगी एम्स को लेकर बार बार सामने आ रही है। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, जिस पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिसके बाद हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए की रैंसम भी मांगी, यानी फिरौती। हालांकि दिल्ली पुलिस और एम्स प्रशासन ने इन बातों को खारिज कर दिया, लेकिन एम्स पर साइबर अटैक कर हैकर्स ने जो किया उसके आगे 200 करोड़ की फिरौती कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसे जानकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी हो जाएंगे। जी न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि एम्स का सर्वर चीन से हैक हुआ था और एम्स दिल्ली में 40 फिजिकल सर्वर और 100 वर्चुअल सर्वर है, जिनमें से एम्स के 5 मेन सर्वर हैक किए गए थे। इन 5 सर्वर में करीब 3 से 4 करोड़ मरीजों का डेटा था और जानकारी तो यह भी है कि एम्स के हैक हुए सर्वर का डेटा डार्क वेब पर बिक रहा है और एम्स के डेटा को डार्क वेब पर 1600 से ज्यादा बार सर्च भी किया गया था। डार्क वेब पर कई यूजर्स एम्स के सर्वर में मौजूद नेताओं और सेलिब्रिटीज के डेटा को बिक्री के लिए उपलब्ध होने का इंतजार भी कर रहे थे। डार्क वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है जहां हैक हुआ या अवैध डेटा मौजूद रहता है। डार्क वेब पर ही हैक किए गए डेटा को अवैध रूप से खरीदा और बेचा भी जाता है, लेकिन हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर देश के सबसे बड़े अस्पताल का सिस्टम हैक कैसे हो गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एम्स के पास 10,000 कंप्यूटर हैं और इनमें सभी कंप्यूटर एंटीवायरस से अपडेटेड भी नहीं है, जिसकी वजह से एम्स के सर्वर हैक हुए होंगे और ऐसा दावा साइबर एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। यह तो बात हुई एम्स की, लेकिन किसी तरह एक हफ्ते बाद इस साइबर अटैक से पीछा छुड़ाया जा सका, लेकिन अभी भी एम्स के सर्वर इस साइबर अटैक से उबर नहीं पाए और एम्स में ज्यादातर काम अभी भी मैन्युअली किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत के दुश्मनों की बुरी नजर सिर्फ एम्स के डेटा पर है, तो आप गलत हैं। अब हम जो खुलासा करने वाले हैं वो आपकी आंखें खोल देगा। एम्स पर 23 नवंबर को साइबर हमले के बाद हमारी टीम ने इंटरनेट पर मौजूद लगभग सभी डार्क वेब पर जाकर साइबर इन्वेस्टिगेशन की। मेरे सहयोगी और जी न्यूज संवाददाता शिवांग मिश्रा को पता चला था कि एक डार्क वेब पोर्टल पर महाराष्ट्र सरकार के जीएसटी विभाग का डेटा बिक रहा है, जिसके दस्तावेज भी अभी मेरे हाथों में है, जो साक्ष्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसे हैकर्स ने 28 नवंबर को जीएसटी विभाग का सर्वर हैक करके चोरी कर लिया था। जब हमने उस डार्क वेब पोर्टल को खंगाला तो यह खबर सही निकली और मेरे पास उसी डार्क वेब के उस पेज की कॉपी है जिस पर महाराष्ट्र जीएसटी विभाग का डेटा खरीदने के इच्छुक लोगों को इनवाइट किया गया है। क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में महाराष्ट्र सरकार की जीएसटी विभाग का वो डेटा है जो डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। इसकी कुछ कॉपी भी हमने टीवी स्क्रीन पर आपसे साझा कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग के बड़े बड़े अफसरों की सारी डिटेल्स मौजूद है और इस लीक में महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग के प्रमुख स्टेट टैक्स कमिश्नर संजय कुमार समेत 41 अन्य असिस्टेंट कमिश्नर का डेटा भी शामिल है। और मेरे पास मौजूद इस पेपर में इन अफसरों का मोबाइल नंबर, आधिकारिक ईमेल आईडी और वीपीएन आईडी तक लिखा हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको यह लीक हुआ डेटा दिख रहा होगा। हालांकि जी न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझता है, इसलिए हमने इन अफसरों की संवेदनशील डिटेल्स को ब्लर कर दिया, यानी हमने उसे मिटा दिया है। हम सिर्फ ये जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि भारत की जो एजेंसियां हैं वो सजग हो जाए और किस तरह से साइबर अटैक हुआ है इसकी जानकारी आप तक पहुंचे। वैसे महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग के अफसरों का डेटा लीक करने वाले हैकर्स ने डार्क वेब पर यह भी दावा किया है कि उनके पास इन अफसरों के वीपीएन का एक्सेस भी है और अगर कोई व्यक्ति सारा सेंसिटिव डेटा खरीदना चाहता है तो उससे संपर्क कर सकता है। यह कितनी गंभीर चिंता का विषय है, इसे समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि वीपीएन होता क्या है और इसका काम क्या होता है। वीपीएन की अगर फुल फॉर्म को हम बताएं तो वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी सर्विस है जो आपके डेटा को इंटरनेट पर इनक्रिप्ट करता है। वीपीएन आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को दूसरों से छुपाता है और वीपीएन सर्विस यूजर्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप दुनिया में कहीं भी इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल लगभग सभी सरकारी विभाग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट कंपनियां करती है ताकि वो
अपने महत्वपूर्ण डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर से बचा सके। आसान भाषा में कहें तो वीपीएन की मदद से आप अपने डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रख सकते हैं। और महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग का जो डेटा लीक हुआ है, जो मेरे पास जिसकी कॉपी है, उसमें अधिकारियों के कंप्यूटर का वीपीएन एड्रेस भी लिखा है। सोचिए कितना संवेदनशील होता है, और वो एड्रेस भी यहां पर मौजूद है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी थ्रेट है, कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन इस पूरे मामले में जब जी न्यूज की टीम ने महाराष्ट्र सरकार के जीएसटी विभाग प्रमुख संजय कुमार से सवाल पूछा कि क्या उन्हें इस हैक या लीक हुए डेटा की जानकारी है, तो उन्होंने ऐसी किसी भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। जब हमने महाराष्ट्र जीएसटी विभाग का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे बड़ा सीरियसली लेते हैं और कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी संस्था के वीपीएन का एक्सेस आ जाए तो फिर सर्वर को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। वीपीएन के सहारे वो सिर्फ घुस नहीं सकता, वो पूरे के पूरे सिस्टम का कंट्रोल भी ले सकता है, क्योंकि वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो एक्सक्लूसिव एक्सेस है आपका उस सर्वर के लिए। और वो यदि आपको दिया गया है रिमोट वर्किंग के लिए, तो वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क है, उसमें किसी पब्लिक एंट्री नहीं होनी चाहिए। और यदि वो आईडी किसी के पास चला जाता है तो उस प्राइवेट एरिया में कोई भी घुस सकता है, वो डेटाबेस एक्सेस कर सकता है, उनको इनक्रिप्ट भी कर सकता है और फिर वही रैंसमवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वीपीएन के थ्रू ही लोग एंट्री करके कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो वीपीएन आईडी का पब्लिक होना, और जो भी डेटा पब्लिक है वो हर एक डेटा एक अटैक वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपका मोबाइल नंबर और हिरार्की भी यदि पब्लिक हो गई कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये आईटी हेड है, ये सीसो है, या ये व्यक्ति का ये नंबर है, उसका पर्सनल नंबर ये है, या उसका ईमेल आईडी है, उसको स्पूफ करके उसको उसके द्वारा कॉल करके किसी को भी भरोसा दिया जा सकता है कि आप ये इंस्टॉल कर लीजिए, या ये लेटेस्ट अपडेट आया है गूगल क्रोम का, आप इंस्टॉल कीजिए क्योंकि सिक्योरिटी टीम ये कह रही है। हर आदमी इंस्टॉल कर लेगा और हर आदमी हैक हो जाएगा। तो या आपके बॉस से कोई मैसेज आ जाए, एसएमएस आ जाए, ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं यदि ये डेटा पब्लिक है। तो जो छोटा छोटा डेटा है ये भी बड़े खतरनाक अटैक वेक्टर्स बन जाते हैं और इसके थ्रू भी बहुत सीरियस अटैक्स हुए हैं। और जो डेटा वैसे दिखाई दे रहा है कि वीपीएन आईडीज़ हैं या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये तो सैम्पल डेटा है। यदि आप देखेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, लोकेशन ट्रैक्स भी मिलेंगे आपको, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो भी मिल जाएंगे, जिसको लेकर ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है आगे आने में। कितनी बड़ी चुनौती है ये आपने साइबर एक्सपर्ट से सुन ली, लेकिन अपने इन्वेस्टिगेशन के अगले चरण की जानकारी आप तक साझा करें उससे पहले जो पन्ने मेरे हाथों में है वो जरा देखिए। इस पे लिखा हुआ है, इज एनीवन इंटरेस्टेड इन इंडिया फ्री गवर्नमेंट लीक। भारत में अगर कोई इच्छुक है इस सरकारी लीक को लेकर तो वो संपर्क कर सकता है, और साथ ही साथ सैंपल के लिए एक फाइल की लिंक भी यहां पे साझा की गई है। आई हैव ऑल्सो देयर पल्स वीपीएन एक्सेस, जिससे हम वीपीएन की अहमियत को आपको समझा रहे थे, वो एक्सेस भी यहां पे बताया गया है कि वो एक्सेस भी हमारे पास है। इसके अलावा जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस डेटा की हम बात कर रहे थे, हमने चूंकि अपनी जिम्मेदारी को समझा है इसीलिए हमने उनके कॉन्टैक्ट्स को मिटा दिया है, लेकिन यहां पर उनके नाम हैं, जीएसटी विभाग के अधिकारियों के नाम है, और इन अधिकारियों के नाम के साथ साथ उनके मिडिल नेम भी मौजूद है, लास्ट नेम भी मौजूद है, किस डेजिग्नेशन पर है वो लिखा हुआ है, किस राज्य में है वो लिखा है, उनकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, और वीपीएन आईडी भी मौजूद है। सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है। ये तो आपने पहली केस स्टडी को देखा, अब मैं दूसरी केस स्टडी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन यही खत्म नहीं हुई। जब हमने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया तो डार्क वेब पर हमारी नजर तमिलनाडु के त्रिपुर स्थित एक बड़े अस्पताल के डेटा पर भी पड़ी। इस अस्पताल के 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों का डेटा हैकर्स ने डार्क वेब पर बेचने के लिए पोस्ट किया हुआ है। इस पोस्ट का शीर्षक था सेंसिटिव इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल डेटा, जिसमें डेटा की कीमत हैकर्स ने 8,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक लगाई है। इस डेटा को जो लीक किया गया है उसमें मरीजों के मोबाइल नंबर, एड्रेस, बीमारी और जिस डॉक्टर से वो इलाज करवा रहे हैं उन डॉक्टरों का नाम भी लिखा हुआ है। इस लीक हुए डेटा की कॉपी भी इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, और इसमें जो लिखा है उसे आप देखिए, सेंसिटिव इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल डेटा, और द डेटा इज प्राइवेट एंड नॉन सोल्ड बिफोर, वेरी सेंसिटिव, इंक्लूड फोन नंबर्स एंड इवन स्ट्रीट्स, यानी गलियों की जानकारी भी इसमें साझा की गई है। और इसके बाद है यहां पर प्राइस, इसकी कीमत बताई गई है $100। इफ यू ओनली वांट टू ऑनर
of this data, the price will be $300, यानी ये कीमत $300. If you only want to be the owner of this data and have the rights to resale and etc, price will be $400. इसके अलावा ये भी आपको देखना चाहिए, जो टीवी स्क्रीन पर आपके पास है डेटा लीक, जो पन्नों में मैं आपके पास लेकर आया हूं, इसमें सारे व्याख्यान हैं, एक एक डेटा मौजूद है, किस पेशेंट ने किस डॉक्टर से इलाज करवाया, किस बीमारी का इलाज करवाया, ये तमाम चीजें यहां पर जानकारी साझा की गई है और डार्क वेब पर अस्पताल से डेटा चुराकर उसे रख दिया गया है। इस डेटा लीक के बारे में जब हमने तमिलनाडु के इस अस्पताल के मैनेजमेंट की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उसकी तरफ से क्या कहा गया? उसकी तरफ से कहा गया कि इस मुद्दे पर अस्पताल प्रशासन अभी विचार विमर्श कर रहा है। हम अस्पताल के एमडी से बात करने के बाद इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी करेंगे। जाहिर सी बात है, जिस संस्था का डेटा लीक हुआ है वो इस बारे में कोई जानकारी देने से बचेगी। लेकिन अब यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत में मेडिकल सर्विसेज से जुड़े सर्वर या डेटा हैकर्स के निशाने पर सबसे ज्यादा रहते हैं। इसी साल जुलाई में भारत सरकार ने संसद में बताया था और उनकी तरफ से यह रखा गया कि देश में जनवरी 2019 से लेकर जून 2022 तक 36,29,000 से ज्यादा साइबर हमले हुए। यानी भारत में हर महीने 86,404 से ज्यादा साइबर अटैक्स हुए, यानी प्रतिदिन 2,880 से ज्यादा। और अमेरिका के पोनेमन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और वेरिजोन के अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर हमले स्वास्थ्य सेक्टर में होते हैं। और साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउड सिक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत का स्वास्थ्य सेक्टर विश्व में साइबर हमले के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहां अमेरिका के बाद स्वास्थ्य सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं। साइबर सुरक्षा थिंक टैंक साइबर पीस फाउंडेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में हेल्थ केयर सेक्टर ने इस साल 28 नवंबर तक 18,46,712 साइबर हमलों का सामना किया है। ये हमले वियतनाम, पाकिस्तान और चीन की 41,181 यूनिक आईपी एड्रेस से किए गए। ये आंकड़े आने वाले खतरे का ऐलान है। इसलिए जरूरी है कि भारत में ऐसे साइबर हमलों के खिलाफ एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार हो, क्योंकि देश के संस्थानों पर होने वाले ये साइबर अटैक असल में आतंकवादी हमले हैं जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सर्वर पर हुआ साइबर हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, ये हमेशा रेगुलर होता रहता है और डेटा लीक होकर डार्क वेब पर मिलता है, बिकता भी है, अब फ्री में भी अवेलेबल होता है। चाहे वो हल्दीराम जोमेटो के हैक हुए हों तब भी डेटा अवेलेबल था, वो हमने देखे। अभी हम सेंसिटिव डेटा देख रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का है, जिसमें gov.in का डोमेन यूज़ हुआ है, या जो भी गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट नगर पालिकाएँ हैं, उनका डेटा है। ये बहुत सेंसिटिव है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स हैं जो VIPs हैं, जो नॉर्मली उनके वो रिकॉर्ड्स पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते और एक रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है उसका। फिर हेल्थ केयर का डेटा है। तो जब इंटरपोल ने कहा कि भारत के ऊपर इस तरह के हमले होंगे कि जो सेंसिटिव डेटा है वो चुराने की कोशिश होगी, तब हेल्थ केयर सबसे बड़ा डोमेन था जो टारगेट बताया गया था। और उसके बाद लगातार हेल्थ केयर सिस्टम्स पे हुए, चाहे वो कोविड के टाइम पे बायोकॉन पर अटैक हो, उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स का डेटा आप देखेंगे तो पड़ा हुआ है जिनकी इतनी बड़ी न्यूज़ भी नहीं बनती, पर वो खतरे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उस हॉस्पिटल में भी जो डेटा लीक हुआ वो भी सेंसिटिव था, वो भी हेल्थ से रिलेटेड था, फाइनेंस डेटा था, लोगों की क्रिटिकल बीमारीज में क्या क्या उनको डायग्नोसिस किए गए, किस तरह के दवाइयाँ दी गई, सब डेटा था। ये सारा डेटा इतना ट्रस्टवर्दी होता है कि हम कल के दिन कोई अननोन व्यक्ति मुझे कॉल करके उसके बारे में बातचीत शुरू करे तो मुझे तुरंत उस पर भरोसा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने डेटा किसी को नहीं बताया, ये डेटा बहुत ही प्राइवेट डेटा है। तो इस वजह से साइबर क्रिमिनल्स के पास और तरीके आ जाते हैं आपको लूटने के, आपको परेशान करने के, आपकी ज़िंदगी में खलल पैदा करने के, और वो इस हद तक हो सकता है कि देश विरोधी चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाए। ये अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे उदाहरण थे जो हमने अभी आपके सामने रखे, लेकिन डार्क वेब पर ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं और ऐसे कई डेटा हैक करके लीक किए हुए वहां पर आपको डेटा मिल जाएंगे। वैसे भारत में साइबर अटैक में कितनी तेजी आई है और कैसे ये अब सामान्य सी बात हो चुके हैं, इसकी बानगी भी गुरुवार को देखने को मिली, जब भारत सरकार से जुड़े 2 ट्विटर हैंडल्स को हैकर्स ने हैक कर लिया। इसमें जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छ भारत मिशन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी शामिल है। अकाउंट हैक होने के बाद दोनों अकाउंट के कई सारे ट्वीट
भी उनसे किए गए और हैकर्स ने जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छ भारत मिशन के हैंडल से क्रिप्टो वॉलेट को बढ़ावा देने वाले ट्वीट भी करने शुरू कर दिए। स्वच्छ भारत मिशन के अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर में लगे भारतीय ध्वज की जगह क्रिप्टो कंपनी का लोगो लगा दिया गया। हालांकि कुछ देर में ही दोनों अकाउंट रिकवर कर लिए गए और संदिग्ध ट्वीट्स को हटा दिया गया, लेकिन यह हमला हुआ। भारत सरकार से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स हैक करने का यह सिलसिला नया भी नहीं है। इससे पहले भी 3 बड़े सरकारी ट्विटर अकाउंट पर हैकरों ने कब्जा कर लिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट, भारत सरकार के मौसम विभाग का ट्विटर अकाउंट और यूजीसी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था, जिसमें भी हैकरों ने क्रिप्टो करेंसी के समर्थन में ट्वीट किए थे। और यह बताता है कि इंटरनेट हैकिंग और डेटा लीक का खतरा कितना ज्यादा वहां पर बढ़ा हुआ है। चाहे कोई भी संस्था हो या आम आदमी, किसी का भी डेटा अब सुरक्षित नहीं है। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको हैकर्स के चंगुल से बचा सकती है, और यह रिपोर्ट देखकर आप अपने डेटा को लीक होने से भी बचा सकते हैं। हर दिन पूरे विश्व में सैकड़ों डेटा ब्रीचेस होते हैं, जिसमें आम लोगों की निजी जानकारियां ऑनलाइन लीक करी जाती हैं या फिर उन्हें बेचा जाता है। अब ऐसे में अगर आपको भी जानना है कि क्या आपकी निजी जानकारी को बेचा गया है या फिर नहीं, या फिर आपकी निजी जानकारी इंटरनेट पर लीक हुई है या नहीं, उसका एक हम लोग आपको तरीका दिखाते हैं। ये समय हम लोग एक डेटा ब्रीच के सर्च इंजन पर हैं। अब आपको इस सर्च इंजन का यूज़ करना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जैसा कि मैं अभी डाल रहा हूँ अपना निजी ईमेल एड्रेस। अब इससे आपको ये पता लगेगा, ये एक तरह का सर्च इंजन है जो आपको ये बताएगा कि क्या आपकी जो निजी जानकारी है वो किसी ना किसी ब्रीच में या फिर लीकेज में आई है। अब ये आप देखिए, मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला तो यहाँ पर लिखा है ओह नो पॉन्ड इन 4 डेटा ब्रीचेस, यानी मेरा ये ईमेल आईडी 4 डेटा ब्रीचेस या फिर यूँ कहें 4 डेटा लीक्स में पाया गया है। अब आप ये देखिए ये कौन कौन सी थी डेटा ब्रीचेस, ये आप देख लीजिए। एक डेटा ब्रीच में जहाँ पर 3000 लोगों का डेटा बेचा गया था, उसमें मेरी ईमेल आईडी पाई गई है। दूसरी जगह पे ये आप देखिए कि जहाँ पर 2 करोड़ जो लोग थे उनका डेटा बेचा गया था, उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, नाम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और फिजिकल एड्रेस उसमें पाया गया था, यानी जहाँ पर मैं रहता हूँ। उसके अलावा ये आप देखिए, ये एक और डेटा ब्रीच है जो कि नवंबर 2020 में हुआ था। इसमें मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मौजूद है। उसके अलावा ये एक और जो कि चौथा डेटा ब्रीच है, इसमें भी मेरा ईमेल और पासवर्ड मौजूद है और यहाँ पर 77 करोड़ लोगों के ईमेल एड्रेस और उनके पासवर्ड लीक हुए थे। ये लीकेज हुई थी जनवरी 2019 में। तो याद देखिए, जनवरी 2019 की लीक, नवंबर 2020 की लीक और अक्टूबर 2020 और उसके अलावा फरवरी 2018। तो इन 4 डेटा ब्रीचेस में मेरा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सभी शामिल था। अब ऐसे में आपको करना क्या है कि अगर आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना सर्च करने के दौरान अगर आपको मिलता है अपना मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल एड्रेस, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको तुरंत अपने ईमेल एड्रेस का पासवर्ड चेंज कर लेना है। और उसके अलावा आप जब भी किसी भी ब्राउज़र का अगर आप यूज़ करें तो उसको आप अप टू डेट रखें, किसी भी आप ऐप का यूज़ करें तो उसको अप टू डेट रखें। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई भी ऐसे लुभावने मैसेज आते हैं जो आपको किसी भी लिंक को क्रिएट करने की, लिंक को क्लिक करने के लिए बोलते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आतंकवाद की तरह अब साइबर हमले भी वैश्विक हो चुके हैं, जिनसे पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। इसलिए भारत अब साइबर आतंकवाद के खिलाफ तमाम देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। पिछले वर्ष जून में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने चीन का नाम लिए बिना दुनिया को चेताया था कि कुछ देश खास एजेंडे के तहत दुनिया में साइबर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तब भारत ने साइबर दुनिया से उपज रहे खतरों के बारे में दुनिया को आगाह किया था। लेकिन जिस तरह दुनिया ने भारत की आतंकवाद को लेकर दी गई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था, वैसे ही दुनिया अभी साइबर आतंकवाद को लेकर भारत की चेतावनी को हल्के में ले रही है, जो आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकता है।